जिस प्रकार जल हमें जीवन देता है, लेकिन यही जल बाढ़ का रूप धारण कर हमारा जीवन ले भी लेता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश के विकास के लिए उस देश की जनसंख्या उसका संसाधन होती है, उसके विकास का आधार होती है। लेकिन जब वही जनसंख्या विस्फोट का रूप धारण कर ले तो वो उस देश के लिए अभिशाप बन जाता है और उस देश के विकास के लिए अवरोधक बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं प्रयास के तहत यादों के झरोखे से एपिसोड 4। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। प्रत्येक जुलाई की 11 तारीख को वैश्विक स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व अर्थात 1989 ईस्वी में जाना पड़ेगा। 1989 के 11 जुलाई को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि यूएनडीपी ने आखिर 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में क्यों घोषित किया। तो दोस्तों, इसके लिए हमें 1989 से भी 2 वर्ष पूर्व 1987 में जाना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब के आंकड़े को छू लिया था। इसलिए 11 जुलाई को 5 बिलियन डे भी मनाया जाता है और 11 जुलाई को 5 बिलियन डे भी कहा जाता है। अतः 5 बिलियन डे अर्थात 11 जुलाई के सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया और पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन 11 जुलाई 1990 को वैश्विक स्तर पर किया गया। तब से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को यह दिवस पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने के लिए वैश्विक स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाने के लिए कोई ना कोई थीम का निर्धारण किया जाता है। तो वर्ष 2022 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या के प्रमुख मुद्दों पर जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, रोजगार एवं बेरोजगारी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। जब भी विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाएगी तो वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए जनसंख्या के क्रोनोलॉजी को समझना हमारे लिए नितांत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए वैश्विक जनसंख्या के बढ़ते स्तर के क्रम को समझते हैं, उसके क्रोनोलॉजी को समझते हैं। विश्व जनसंख्या को पहली बार 1 अरब का आंकड़ा पार करने में लगभग 1000 वर्ष लग गए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 200 सालों में यह आंकड़ा 7 गुना बढ़ गया। अब 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। उसके लगभग 12 वर्ष के बाद 1999 के 12 अक्टूबर को विश्व की जनसंख्या ने 6 अरब का आंकड़ा पार किया। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 12 वर्ष के अंदर विश्व की जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि हो गई। पुनः वर्ष 2011 की 31 अक्टूबर को विश्व की जनसंख्या ने 7 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। इसका मतलब एक बार फिर से 12 वर्ष के अंतराल पर विश्व की जनसंख्या में 1 अरब और संख्या जुड़ गई। विश्व की जनसंख्या का 7 अरब के आंकड़े को छूना भारत के संदर्भ में एक अत्यंत ही रोचक तथ्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 31 अक्टूबर 2011 को भारतीय समयानुसार सुबह 7:25 पर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के माल नामक गांव में पैदा हुई नरगिस नाम की बच्ची को विश्व के 7 अरबवें बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता प्लान इंटरनेशनल नामक एक बाल अधिकार समूह ने दिया है। हालांकि ऐसा दावा विश्व के अन्य दूसरे देश भी लगातार करते आ रहे हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक विश्व की जनसंख्या 2022 के अंत तक 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग के आर्थिक और सामाजिक मामलों के इकाई के अनुसार ऐसी संभावना है कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। 11 जुलाई 1987 को
जब विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब के आंकड़ों को पार किया था, तब से अगर वैश्विक जनसंख्या में 1 अरब आंकड़े की वृद्धि के पैटर्न पर हम ध्यान दें तो एक अत्यंत ही रोचक पैटर्न उभर कर आता है कि प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर वैश्विक जनसंख्या में 1 अरब की संख्या की और वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या के बढ़ते और सेट हो चुके इस पैटर्न को अगर हम चाहें तो हम जागरूकता फैलाकर तथा अपने आप में अपनी सोच में परिवर्तन लाकर इस सेट पैटर्न को बदल सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को और धीमी कर सकते हैं। दोस्तों, अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर जनसंख्या में वृद्धि इतनी तीव्र गति से क्यों हो रही है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि जनसंख्या में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि प्रजनन की क्षमता धारण करने वाले आयु वर्ग के लोग अर्थात 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है। चूंकि विश्व के पास इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए संसाधन नहीं है, अतः विश्व की जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार को धीमा करना नितांत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं भारत के जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ थी, जो वर्तमान में 130 से 135 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर एक अत्यंत ही गंभीर समस्या बन गई है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या का केवल 16.8% है। दोस्तों, ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या के बीच का जो असंतुलन है वो काफ़ी बड़ा है और जिसे संतुलित करने की नितांत ही आवश्यकता है, जिसे संतुलित करना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम भारत के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना से वर्ष 2011 के जनगणना तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.6% थी, जबकि 1991 से 2001 के बीच यह वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 21.5% थी तथा 1981 से 1991 के बीच वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 23.9% थी। अगर हम इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो एक तथ्य उभर कर सामने आता है कि भारत के जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर में लगातार कमी होती जा रही है, जो कि एक सुखद संकेत है। लेकिन हमें जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर में और भी कमी करने की ज़रूरत है ताकि भारत के जनसंख्या की रफ्तार को तीव्र गति से और धीमा किया जा सके। विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। भारत ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। भारत ने भी बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और बहुत सारी नीतियों को लागू किया है। दोस्तों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया था, लेकिन 1975-76 के आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के गलत प्रयोग ने गलत कार्यान्वयन के कारण इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा, जिसके चलते आपातकाल की समाप्ति के बाद परिवार नियोजन का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। अगर हम भारत के जनसंख्या नीति की बात करें तो भारत में जनसंख्या नीति को लागू करने का सबसे पहला सुझाव 1960 ईस्वी में एक विशेषज्ञ समिति ने दिया था। वर्ष 1976 में देश की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, जिसे 1981 में संशोधित भी किया गया था। इस जनसंख्या नीति के प्रावधानों में जन्म दर तथा जनसंख्या दर में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला साक्षरता तथा महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शामिल था। भारत में जब भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने से संबंधित किसी भी कार्यक्रम या नीति की बात की जाएगी तो उसमें सबसे पहले काहिरा मॉडल का नाम सबसे ऊपर आएगा। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए वर्ष 1996 से ही काहिरा मॉडल लागू है। काहिरा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत देश की आबादी घटाने के लिए देश के लोगों पर दबाव वाली नीति के जगह जागरूकता फैलाने वाली नीति को अपनाया गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में आज यही नीति लागू है।
हालांकि हाल के वर्षों में भारत के कुछ राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक नीति अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति और परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी या सरकार के किसी कार्यक्रम का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे नए नए नियम और कानून बनाए जाने लगे हैं। इस मॉडल के तहत आम जनता पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव नहीं डाला जाता है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से उन्हें छोटे परिवार के प्रति एहसास जगाया जाता है। अभी 1994 में मिस्र की राजधानी कैरो में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के लगभग 179 देशों के सरकार ने महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित कार्यक्रम को राष्ट्रीय और वैश्विक विकास के प्रयासों में अपनाने की प्रतिबद्धता दिखाई। इस सम्मेलन में भारत भी एक भागीदार था। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित होने के लगभग 24 वर्ष बाद फरवरी 2000 में भारत सरकार ने दूसरी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल के रिपोर्ट पर आधारित था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख उद्देश्यों में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना करना तथा गर्भ निरोधकों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचों की आवश्यकताएं पूरी करना था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मध्यकालीन लक्ष्य वर्ष 2010 तक 2.1 की प्रतिस्थापन दर प्राप्त करना था तथा इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना था। वर्ष 2000 में लागू राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के इस दीर्घकालिक लक्ष्य को, जिसमें वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, इसे वर्ष 2010 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2045 से बदलकर वर्ष 2070 कर दिया। अतः अब भारत का जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2070 निर्धारित किया गया है। दोस्तों, वर्ष 2000 में ही मई के महीने में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के गठन के बाद इसके उद्देश्यों में जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और दिशा देना था। इसके साथ ही जनसंख्या स्थिरीकरण में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरण और विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना था। केंद्र एवं राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों और एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में अंतर क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करने के लिए एक सशक्त जन कार्यक्रम विकसित करना भी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था भी की है। सितंबर 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के सबसे अधिक जन्म दर वाले 7 राज्यों के लगभग 146 उच्च उर्वरता हाई फर्टिलिटी वाले जिलों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस मिशन का प्रारंभ 7 राज्यों बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और असम के 146 जिलों में हुआ है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या इन्हीं 7 राज्यों में निवास करती है। इन लक्षित 146 जिलों की पहचान जन्म दर, सेवाओं की उपलब्धता और बंध्याकरण गतिविधियों के आधार पर की गई है। दोस्तों, सरकार ने मिशन परिवार विकास की शुरुआत वैसे 146 जिलों में की है जहां कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से भी अधिक है। इस मिशन में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं के लगातार पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस मिशन परिवार विकास की शुरुआत की है। वर्ष 2020 के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करेगी।
उनके इस विचार के बाद सरकार ने लड़कियों के विवाह के वर्तमान न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया तथा इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता तथा समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली जी के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स के रिपोर्ट के बाद सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई सरकार द्वारा निर्धारित तमाम योजना, कार्यक्रम और नीतियों को। लेकिन हमें अगर जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को कम करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम मानव को मानव संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित कर दें, जिससे हमारा देश विकासशील से बहुत ही तीव्र गति से एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।